हिंदी कहानी, इसके लगभग 30 प्रश्न ही मैंने आपके बीच में रखे हैं और इसमें एक चीज़ ध्यान रख लेना, जितने भी इसमें जो प्रश्न आपने पढ़े हैं, उनमें जो विकल्पों में चाहे लेखकों के नाम हैं, चाहे कहानियों के नाम हैं, उनको जो है आप एक बार ज़रूर फ़ोकस करना, है ना? क्योंकि वही हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कहानी से प्रश्न आते हैं 3 से 5 ही, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते और लगातार वैसे देखेंगे भी अगर आप पुराने पेपर भी, वहाँ पर आप पाएँगे कि लगभग कमोबेश वही प्रश्न पूछे गए हैं जो मैंने आपको कहीं न कहीं बीच में रखे थे या उनसे रिलेटेड प्रश्नों को रखा गया था, ठीक है? तो वही चीज़ें आपने थोड़ा-सा देखनी है और इसमें जो आंदोलन रहे कहानी आंदोलन में, है ना? उनको भी एक बार आप ज़रूर देखें। तो चलते-चलते हम इनको देख लेते हैं, उसके बाद जो है आपको जो अगली 2 विधाएँ एक साथ करनी है, जिसमें आपकी निबंध भी है और आलोचना भी है, ठीक है? तो ये 5 बड़ी विधाएँ आपकी कंप्लीट हो जाएँगी। तो कल जो आपका रहेगा, ठीक है? उसमें आप निबंध और जो समीक्षा है या जिसको हम आलोचना कहते हैं, उनको एक साथ देखें। उनमें कुछ सेलेक्टिव नाम ही हैं जो आपको पढ़ने हैं, वो ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं क्योंकि कहानी, निबंध और आलोचना से आपको अक्सर प्रश्न कम बनते हैं, बनस्पत आपका जो नाटक है, आपका जो उपन्यास है, वहाँ से ज़्यादा संभावना है प्रश्न बनने की, कहानियों से थोड़े से कम प्रश्न रहते हैं और इसके बाद आपका जो निबंध और आलोचना है, उससे भी आपके कमोबेश कम ही प्रश्न बनते हैं, देखना इतना ज़्यादा प्रश्न वहाँ से भी नहीं बनने वाले हैं। तो ठीक है? तो ये बात याद रखें। इसके बाद आपके पास बचती हैं गद्य की जो अन्य विधाएँ, ठीक है? जो आपने पीडीएफ में भी देखी होंगी, उन्हीं में से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, पीडीएफ में जो दी हुई हैं और पीडीएफ में भी लगभग वही हैं जो आपके काम की हैं। उसमें मैंने एक्स्ट्रा वैसे कुछ रखा नहीं है कि भई आपको वो राइटर भी पढ़ने हैं जो कभी किसी टाइम एग्ज़ाम में पूछे ही नहीं हैं। तो वो काम तो नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप सभी उपन्यासकारों को, सभी कहानीकारों को, नाटककारों को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है ना? आपके काम के जो हैं बस आपने उनको ही फ़ोकस करना है, ठीक है? तो चलिए पहले इन प्रश्नों को देख लेते हैं और मैक्सिमम लोगों ने 17-18 ही क्वेश्चन ठीक किए हैं 30 में से, जो कि एक अच्छा स्कोर मैं समझता हूँ, अभी फिलहाल नहीं है। उतने ज़्यादा मुश्किल प्रश्न ये नहीं थे। सारी की सारी आपके पास पांडे वाली बुक से ही चीज़ें मैंने रखी थी और जो मैंने कहा था कि इनको पढ़िएगा थोड़ा-सा आप वो देखें, ठीक है? तो ये ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश आप लोगों ने की है, अच्छी बात है। चलिए फिर से देखते हैं इसको। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर था, हिंदी का उद्भव कब से माना जाता है? तो देखिए ये द्विवेदी युग से माना जाता है, तो द्विवेदी युग की शुरुआत हुई थी 1900 ईस्वी में। तो यहाँ पर ये ध्यान रख लेना है। अब ये जो 1882 है, 1893 है, 1897 वर्ष हैं, हिंदी साहित्य में इन वर्षों की क्या रेलेवेंस है? इसलिए मैंने प पहले भी कहा था कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आंसर पता नहीं करना है कि भई आंसर क्या है इसका? आंसर तो इसका 1900 है, ये ठीक है कि हिंदी कहानियों का आरंभ जो है द्विवेदी युग से हुआ। प्रश्न आपको ऐसे भी पूछता है कि हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से हुआ? अगर युग से पूछा गया होता, तब वो द्विवेदी युग हो जाना था, ठीक है? और दूसरी चीज़, यहाँ पर द्विवेदी युग की शुरुआत कब हुई, वो चीज़ भी आपको जाननी है ना? तो ये आप अच्छे तरीके से इसको समझें। फिर कहानियों के केंद्र में कौन था, ये भी आपको समझना है, ठीक है? और केंद्र में कौन थे? प्रेमचंद थे। तो कहानी का सबसे मतलब समृद्ध समय जो रहा है सही मायने में या इसका जो स्वर्णिम समय रहा, वो तो प्रेमचंद का ही रहा होगा ना? तो ऑब्वियस सी बात वही है। तो प्रेमचंद का समय 1915 से 1937 के बीच में माना जाता है, जो कहानियों का समय रहा। क्योंकि कहानी में सिर्फ प्रेमचंद अकेले जो है केंद्र में नहीं रहे। कहानियों के केंद्र में प्रसाद का नाम भी आता है। ये चीज़ भी आप थोड़ी-सी इसमें याद रख लेना कि जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद भी 1937 तक ही जिए। इसलिए जो छायावाद का युग था, मोटे तौर पर हमारा हिंदी कहानियों का युग भी वही था, जो श्रेष्ठ युग रहा, खासकर प्रसाद और प्रेमचंद युग, जो कि उसका केंद्र माना गया है। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रख लेना कि द्विवेदी युग में भले ही कहानियों की शुरुआत हुई, लेकिन इसका केंद्र कौन है? केंद्र है द्विवेदी युग सॉरी जो आपका छायावाद है। ठीक है? इसको याद रखिएगा कि छायावाद युग में ही क्या रहा, पूरा समय जो है प्रेमचंद और प्रसाद का ही रहा। अब देखिए 1882 का जो वर्ष है वो क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1882 में आपने पढ़ा कि हिंदी साहित्य का जो पहला उपन्यास जिसको माना गया सर्वमान्य मतानुसार, जो कि लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था परीक्षा गुरु के शीर्षक से, ठीक है? तो ये है 1882 वर्ष, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब 1893 क्यों है? 1893 में एक सभा की स्थापना हुई थी, जिसने हिंदी के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो है काशी नागरी प्रचारिणी सभा। इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखें, जिसमें 3 नाम थे राम, श्याम, शिव, ठीक है? तो इनको भी आप ध्यान में रखिए, श्याम से श्याम सुंदर दास, राम से राम जो आपका राम नारायण मिश्र, ठीक है? ऐसे नाम था और एक था आपका शिव कुमार, ठीक है? तो इनको आप थोड़ा-सा ध्यान में रखें। इसके अलावा ये जो आपका काशी नागरिक प्रचारिणी सभा थी, उसने एक पत्रिका चलाई फिर,
वो कब चलाई थी? वो चलाई थी 1897 में। तो पहले काशी नागरी प्रचारिणी सभा बनी, उसके बाद 1897 में उन्होंने एक पत्रिका चलाई जिसका नाम है आपका काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। अब 1900 में एक तो द्विवेदी युग की शुरुआत हुई, दूसरा कहानी की शुरुआत हुई और इसके साथ-साथ आपको याद रख लेना है कि 1900 में ही सरस्वती पत्रिका का संपादन वर्ष भी माना जाता है, या सरस्वती पत्रिका भी इसी वर्ष जो है वो शुरू हुई। ठीक है? सरस्वती पत्रिका के संपादक, प्रधान संपादक कौन थे? वो आपको याद रख लेना है, वो थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। और द्विवेदी युग का नाम जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही चला था। ये बात भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना। अब देखिए, एक ही प्रश्न से हमने इतने सारे प्रश्नों को जो है एक साथ कर लिया, चारों ऑप्शनों को भी हमने देख लिया कि चारों ऑप्शन से आपको और भी प्रश्न बन सकते थे। तो ये रिलेट करना है आपको कि 1882 यहां पर दिया है तो क्यों दिया है। अब अगर आप PYQ से पढ़ रहे हैं, जो कि आपको करना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम को कम समय है, ठीक है, तो आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, अब यूट्यूब में मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास अगर खुद भी नहीं है, फोन आपके पास है, आप साइट चेक कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपको यही काम करना है कि आपके जो ऑप्शंस हैं उनको फोकस कीजिए। अब पिछली बार जो पूछना था वो पूछ लिया, अगली बारी आपको ऑप्शन से ही जो है वो क्या रहने वाला है, पेपर रहने वाला है, इसलिए उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। अब ये जो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं, ये कौन है? ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस कहानी को हिंदी की प्रारंभिक कहानी किसने माना था? ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने माना था। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, अब 11 वर्ष का समय जो थी, ये कहानी शुक्ल की है। शुक्ल ने किस वर्ष को लिखी थी, ये भी आपको थोड़ा सा जरूर जानना है। कौन बताएगा कि 11 वर्ष का समय कहानी जो है वो किस वर्ष लिखी गई थी? है किसी को मालूम? सर 1960 ओहो, ये तो बहुत लेट हो गया। अगर ये हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में आती है तो 1960 में तो बहुत कुछ हो गया। तो फिर 1993 संवत में भी था ना, वो ऐसे कुछ था बुक में, तो मैंने दोनों ही लिखे थे। हाँ, तो ये 1960 है विक्रमी संवत, ये ध्यान रख लेना, ये आपको पूरा क्लियर करना है। ठीक है, यस, अब आपका आंसर सही है। अब आपका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो दिया था समय, यहां पर देखिए एक और प्रश्न बना आपका। अब ठीक, अब इसने जो द्विवेदी युग का समय या फिर पुराने युग का समय दिया था, वो इसने विक्रमी संवत में दिया है। तो विक्रमी संवत आपका कितने वर्ष आगे चलता है? 57 वर्ष आगे चलता है, इसलिए यहां पर 1960 दिया हुआ है। पर ध्यान ये रहे कि वहां पर आप ईस्वी सन को ना देखते हुए विक्रमी संवत को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल की रचना जो ये 11 वर्ष का समय कहानी आई है, 1903 की कहानी रहेगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। और प्रश्न कई बार ऐसा पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है वो किस सन में किया है? तो विक्रमी संवत में ही उसको किया गया है, ये भी ध्यान रख लेना। और ध्यान ये भी रहे कि विक्रमी संवत और ईस्वी सन के बीच का जो अंतराल है वो 57 वर्षों का है। विक्रमी संवत आगे चलेगा, ईस्वी सन जो है 57 वर्ष पीछे चलेगा। ठीक है, इसके अलावा भगवान दास जो रहे हैं, इनकी रचना कौन थी? प्लेग की चुड़ैल थी। किशोरीलाल गोस्वामी की इनकी इंदुमती रही है। बंग महिला की इसकी तो 3-4 कहानियां रही हैं, जिसमें दालिया है, जिसमें आपका चंद्रदेव से मेरी बातें हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, इनकी जो महत्वपूर्ण कहानियां रही हैं। तो पूछा जा सकता है, याद रखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर नवीन खोजों के आधार पर हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है। अब ये आपको वैसे तो पता हो गया होगा, लेकिन अगर पता नहीं चला, क्योंकि आंसर की तो मैंने डाली थी। ठीक है, तो नई खोजें जो हुई है उसके आधार पर बोला गया कि एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 में लिखी गई कहानी है माधवराव सप्रे की। पूरा नाम इसका ध्यान रख लेना, माधवराव सप्रे। ठीक है, तो उसकी ये कहानी है। वैसे सर्वमान्य मत जो पहले का था, उसके आधार पर हिंदी की पहली कहानी थी किशोरीलाल गोस्वामी की द्वारा लिखी गई 1900 में जो कहानी है, ये थी आपकी इंदुमती कहानी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। लेकिन आधुनिक जो खोजों के आधार पर पूछा गया है, तो वो यहां पर आपका हो जाएगा एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि भाई छोटी सी कहानी है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो दुलाई वाली ये बंग महिला की कहानी है, यानी कि राजेंद्र बाला घोष जो हमने पीछे पढ़ा था, उनकी ये कहानी है दुलाई वाली। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कहानी है, जो कि आपको प्रेमचंद पूर्व युग में देखने को मिलती हैं। ये जितनी भी कहानियां अभी तक हम पढ़ रहे हैं, ये है प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियां, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। और प्रेमचंद पूर्व युग में
लगभग 2-3 तरह की कहानियां लिखी गई थी। एक तो उपदेशात्मक रही, दूसरी सामाजिक रही, ठीक है, और तीसरा आपका वही तिलिस्मी या यारी उस तरीके का लिखा जा रहा था। बाकी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो सामाजिक जो साहित्य लिखा गया था वो आपको ज्यादा याद रखना है। लेकिन इतना डिटेल अभी आप नहीं पढ़ेंगे, ये आपके काम की चीजें नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रख लेना है कि प्रेमचंद पूर्व युग के ये कहानीकार कौन थे, प्रेमचंद युगीन कौन थे, और प्रेमचंदोत्तर कौन कौन से रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा बहुत आपको पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है, तो ये शुक्ल भी इंदुमती को ही मानते हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा 11 वर्ष का समय ये किसने मानी थी, टोकरी वर मिट्टी किसने मानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी हिंदी की पहली कहानियों में से गिनी जाती हैं अगर, तो इनको किसने हिंदी की प्रारंभिक कहानी माना है। ये बातें भी अगर आप याद रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। इन चीजों को भी फोकस करिएगा इसमें कि इस विद्वान ने कौन सी हिंदी की प्रारंभिक कहानी मानी है। और ये ना सिर्फ कहानी से संबंधित प्रश्न आता है, ये आपको उपन्यास में भी आएगा, ये आपको नाटक में भी आएगा कि किस विद्वान के अनुसार हिंदी का पहला नाटक, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना गया है। ये प्रश्न आपको बनता ही बनता है, इसलिए इसको फोकस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम कहानी लेखिका कौन है। अब पहली जो कहानी लेखिका है ये है राजेंद्र बाला घोष, जिसे बंग महिला के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे, सर्वमान्य मत के अनुसार यही है बंग महिला, जिसे राजेंद्र बाला घोष भी हम कहते हैं। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी 2-3 कहानी संग्रह लिखे हैं, 2 ही हैं वैसे इसके, बिखरे मोती और एक और रहा, ठीक है। वहां से भी प्रश्न आता है, देखा सुभद्रा कुमारी चौहान से पूछा हुआ है, ये आपको एलटी टेट या एलटी कमीशन में पूछा है कहीं ना कहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ ये मतलब जो 2 कहानी संग्रह रहे हैं उनको ध्यान में रखें। फिर मन्नू भंडारी है, ये भी महत्वपूर्ण है वैसे, इसकी भी कृतियां पूछी जाती हैं, देखना। कृष्णा सोबती भी कहानीकारों में आती हैं, तो महिला जो लेखिकाएं रही हैं उनसे भी आपको प्रश्न आते हैं। तो वैसे महिला लेखिकाएं उतनी ज्यादा नहीं है जितनी उपन्यासकार की लेखिकाएं हैं, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, कुछ कुछ नाम हैं जो यहाँ पर मैंने रख दिए हैं, ये चारों ही नाम, इनको आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि इनसे प्रश्न बनने की संभावनाएं बाकियों की अपेक्षा ज्यादा है। और इसके अलावा जो लास्ट में भी आपको दिखेंगे महिला लेखिकाओं से संबंधित कुछ प्रश्न, जिसमें ऑप्शन में जो महिलाएं रहेंगी, है ना, उनको पढ़ना है आपको, उनकी कहानियों को। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे, ये प्रश्न मैंने पिछले जो उपन्यास साहित्य था उसमें भी आपको डाला था, तो ये तो सामान्य सा प्रश्न है। उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, अमृत राय बेटा हो गया, अजायब राय जो है पिता हो गया, धनपत राय ये स्वयं हो गए, नवाब राय के नाम से इन्होंने बाद में लिखा। कब लिखा, जब इनकी रचना के ऊपर जो है वो क्या लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा, ठीक है। और सोजे वतन कहानी संग्रह रहा, इसके लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही है। ये आप सभी लोग, सॉरी आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, प्रेमचंद ही रहा, लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद नाम नहीं है, तो ये नवाब राय के नाम से इसने लिखा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, है ना। तो नवाब राय के नाम से इसने लिखा था सोजे वतन यानी कि जो आपका देश प्रेम, है ना, इसको याद रख लेना, ओके। तो यहाँ पर जो ये कहानी रही, कहानी संग्रह है ये वैसे सोजे वतन, है ना, इसमें कितनी कहानियां थी, 5 कहानियां रही। इश्के दुनिया व हुब्बे वतन इसकी प्रारंभिक कहानी रही है, इतना डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जमाना पत्रिका में इनकी कहानियां जो है प्रकाशित हुआ करती थी। ये प्रश्न कई बार आ जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। कथा सम्राट के नाम से भी इसको माना जाता है, ये बात आपको पहले ही पता है, ठीक है। ओके, इसके साथ साथ देखिए विशंबना शर्मा कौशिक हैं, इनके भी वैसे उतना ज्यादा महत्वपूर्ण कहानीकार ये रहा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि पढ़ना है तो पढ़ लेना इसको, ठीक है। चंद्रदा शर्मा गुलेरी का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे, इसके 3 ही कहानियां रही हैं, है ना, और कोई संग्रह इत्यादि इसने नहीं लिखे। चंद्रदा शर्मा गुलेरी प्रेमचंद पूर्व युग के सबसे श्रेष्ठ कहानीकारों में माने जाते हैं, इस बात को आपने जरूर याद रख लेना है। और जयशंकर प्रसाद तो खैर प्रेमचंद युग के ही लेखकों में गिने जाते हैं, जो कि स्वयं भी जो आपका कहानी है उस विधा के केंद्र में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये नाम अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, ठीक है। तो इसको तो आपको पढ़ना ही, इसके जितने भी कहानी रहे। अब यहाँ पर बोला है इनमें से प्रेमचंद की कहानी कौन सी है। सवा शेर गेहूं बिल्कुल है, 1924 में लिखी थी इसने। बूढ़ी काकी भी
प्रेमचंद की ही कहानी है, और पूस की रात, ये सारी ही कहानियां जो हैं ये क्या है, प्रेमचंद की कहानियां रही हैं। इनको आपको याद रखना है। और प्रेमचंद की समस्त कहानियां किस शीर्षक से रखी गई हैं, तो ये भी आपको याद रख लेना है कि मानसरोवर से शीर्षक से ये कितने खंडों में, 8 खंडों में रखी गई हैं। मानसरोवर के 8 भागों में उनकी कहानियों को बांटा गया है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, देखना कि प्रेमचंद की कहानियां किस शीर्षक से हैं, मानसरोवर। याद रख लेना कितने खंडों में है, 8 खंडों में है। प्रेमचंद किस प्रकार के लेखक हैं, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं। ये हमने उपन्यास में भी पढ़ा है, और कहानियों में भी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये किस प्रकार के लेखकों में गिने जाते हैं। आदर्शवाद से लेकर के किसकी ओर गए, ये आपका यथार्थ की ओर गए हैं, इसलिए आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। प्रेमचंद की समस्त कहानियां मानसरोवर के कितने खंडों में है, 8 खंडों में विभक्त की गई हैं। ये भी याद रख लेना है। अगर आप कमीशन वगैरह के पेपर में देखेंगे तो आपको ये भी हो सकता है याद रखना पड़ेगा कि किस खंड में कौन सी कहानी आई है। तो अगर इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत अभी तो नहीं है, अभी फिलहाल इतना ही याद रख लेना कि इसकी कौन कौन सी प्रसिद्ध कहानियां रही हैं, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। आपकी किताब में कुछ महत्वपूर्ण इनकी कहानियां दी हुई हैं, उनको अगर आप पढ़ना चाहें तो उनको देखिएगा वहां से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अंतिम कहानी कौन सी है, तो अंतिम जो कहानी थी इसकी थी कफन। 1936 के आसपास ये रची गई कहानी है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठाकुर का कुआं भी इसकी वन ऑफ द बेस्ट कहानी है, जो कि आपका जातिवाद की समस्या को दर्शाती है। बड़े भाई साहब, ठीक है, ये भारत की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर एक व्यंग्यात्मक कहानी है। नमक का दरोगा, ये हृदय परिवर्तन की कहानी है, यानी कि आदर्श परक कहानियों की श्रेणी में आती है। इसको भी आप याद रखें। ठीक है, तो बड़े भाई साहब भी इसकी लगभग 1930-32 के बाद की कहानी है, ये भी आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर प्रेमचंद की कहानी कफन, ये जरूरी कहानी है, इसको आप याद रखिए, आखिरी कहानियों में रहती है। हामिद प्रेमचंद की किस प्रसिद्ध कहानी का पात्र है, ये तो आपने बचपन से पढ़ा ही होगा, है ना। तो देखिए इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, आपके काम की बहुत सारी हैं, लेकिन हामिद ये पात्र कहीं ना कहीं हम सभी भारतवासियों के दिलों में जो है वो जरूर रहता ही रहता है, जो अपनी दादी के लिए जो है वो चिमटा लाता है। ठीक है, कहा जाता है ये ईदगाह देखने जाता है ना, तो ईदगाह का ये प्रसिद्ध पात्र है। दादी कौन है उसकी, अमीना है। ये यहाँ से भी प्रश्न आता है, उसके दोस्त कौन है, मोहसिन है, नूरे है, शम्मी है ना। तो ये चीज भी ध्यान रख लेना। हामिद अपनी दादी के लिए क्या खिलौना लाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस कहानी से आपको थोड़े से डिटेल प्रश्न भी पूछते जाते हैं। ये काल्जी कहानियों की श्रेणी में आती है, इसलिए उससे आपको थोड़ा सा डिटेल प्रश्न आता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि मोहन राकेश का नाटक आपने पढ़ा था, जैसे आधे अधूरे। अब उस नाटक के बारे में आपको थोड़ा सा और अंदर से भी पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि वो मील का पत्थर माना गया समकालीन नाटकों में, तो इसलिए उससे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना थी। ठीक वैसे ही प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से अगर किसी को रखा जाता है तो ये बाल मनोविज्ञान को चित्रित करने वाली कहानी है ईदगाह। और इसमें किस बालक की मनोदशा जो है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है, तो वो है हामिद। हामिद के आसपास के जो सराउंडिंग जो पात्र हैं वो कौन से हैं, उनको जानना जरूरी है। तो ऐसी चीजें आपको पूछी जा सकती है। और ऐसी क्या घटना घटी जिसकी वजह से हामिद जो है हमारे मन मस्तिष्क में आज तक विद्यमान है, तो वो है कि उसने अपनी दादी के लिए चिमटा लाया। जिस उम्र में उसे खिलौने लाने चाहिए थे उस उम्र में उसने क्या किया, चिमटा खरीदा अपनी दादी के लिए, इसलिए उस चिमटे का महत्व जो है वो वहां पर ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए ये चीज भी आप ध्यान में जरूर रखेंगे कि ईदगाह कहानी से प्रश्न आपको बन सकते हैं। सवा सिर गेहूं, तो ये तो आप सामंती व्यवस्था पर देखते हैं कि उस पर आधारित कहानी है। पूस की रात भी यही है कि किसानी से मजदूरी की तरफ जो आपके पात्र हैं उस कहानी के वो जा रहे हैं, जिसका मुख्य पात्र जो है हल्कू है, और जबरा एक कुत्ते का नाम है उसमें, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सवा सेर गेहूं का जो मुख्य पात्र है वो है आपका घीसू, ये भी याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर कफन है, कफन में भी वैसे तो घीसू और मधुआ ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर फेमस जो घीसू पात्र है वो है सवा सेर गेहूं का ही इसका। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे इसको, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद प्रेमचंद की कहानी इनमें से कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए शतरंज के खिलाड़ी और पंच परमेश्वर, ये दोनों ही प्रेमचंद की कहानियां। और दो बैलों की कथा तो आपने बचपन में पढ़ी होगी, हमारे टाइम में तो ये सिलेबस में थी, शायद आपके टाइम में रही होगी या नहीं रही होगी मुझे नहीं मालूम, पर ये कहानी भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, दो बैलों की कथा। ठीक है, और हीरा और मोती, जूही के जो दो बैल थे, शायद पढ़ी होगी आपने, अगर नहीं पढ़ी है तो इसको भी देख लेना। ठीक है, मधुआ जो है यहाँ पर ये इसकी नहीं है, ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद की कहानी है, इसलिए इसको भी आप रखिएगा जरूर। तो यहाँ पर जो जो भी मुख्य मुख्य कहानियां थी ना आपके प्रेमचंद की, उन सभी कहानियों को मैं जो है इन प्रश्नों में समेटने की कोशिश की है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको ये कहानियां याद रखनी है, पढ़ना है। तो जो
मुख्य मुख्य कहानियां, उनको थोड़ा सा पढ़ भी लें आप, ठीक है। चलिए, इसके बाद है किस विकल्प की सभी कहानियां चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की हैं। अब देखिए, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जो कि हमारे हिमाचल के ही रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनके, मैंने पहले भी बता दिया कि 3 ही कहानियां, अब आपको बतानी है कि कौन सी 3 थी वो। 2 बांके, इंस्टॉलमेंट और मोर्चाबंदी, ये तो भगवती चरण वर्मा की रही हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये जो कहानियां हैं ये हैं चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानियां। और इनमें से इसकी सबसे श्रेष्ठ कहानी जो है वो है उसने कहा था। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहानी है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है दुलाई वाली, कुंभ में छोटी बहू और दालिया, ये मैंने पहले भी आपको बता दी थी, ये है राजेंद्र बाला यानी कि बंग महिला, ठीक है, राजेंद्र बाला घोष, उनकी ये कहानियां रही हैं, तो ये भी पूछी जा सकती हैं। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये भी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की ही कहानियां रही हैं। ये वही चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी हैं जिन्होंने कहा था कि हिंदी नई चाल में, सॉरी, हिंदी जो पुरानी हिंदी जो नाम उसको दिया था, ठीक है, जो उत्तरी अपभ्रंश रहा है उसको, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। और चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने कोई ज्यादा कहानियां लिखी नहीं है, केवल 3 ही कहानियां इन्होंने लिखी थी। ओके हो गया। चलिए आगे आता है, यहाँ पर उसने कहा था कहानी का रचना वर्ष क्या है। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि उसने कहा था कहानी अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण कहानी है, तो इसलिए उसका रचना वर्ष याद रखना है, ये है 1915। 1915 में लिखी गई थी। 1911 में इसने अपनी पहली कहानी लिखी थी सुखमय जीवन। 1914 में लिखा इसने बुद्धू का कांटा, और 1915 में आई इसकी उसने कहा था कहानी, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की। 1915 से ही आपको याद रखना है कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध रहा है उसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। ध्यान रख लेना, 1915 में जो प्रथम विश्व युद्ध रहा, 14 से 19 के बीच में हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी रही, उसने कहा था रही है। और इसका जो प्रसिद्ध पात्र है वो है लहना सिंह, ये भी आप याद रखें, लहना सिंह, है ना, ये इसका महत्वपूर्ण पात्र है। सूबेदार हजारा सिंह वजीरा रहा, है ना, ये और रहे हैं, ठीक है, सूबेदार नहीं रही हैं, ये उसके मुख्य पात्र हैं जो आपको याद रख लेना है। अमृतसर के इर्द गिर्द की ये कहानी है ना, बाद में सीधे युद्ध भूमि पर जो है चली जाती है। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कहानी है उसने कहा था ये फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। फ्लैशबैक शैली यानी कि पूर्व दीप्ति शैली या फ्लैशबैक शैली, इसको भी याद रखिए। फ्लैशबैक का मतलब है कि पहले आपको क्या बताया जाएगा, कि प्रारंभिक घटना बताई जाएगी, बाद में जो है अतीत की घटनाओं को स्मरण किया जाएगा लास्ट में फिर से, है ना। मतलब जैसे आप मूवी देखते हैं ना कोई, कि पहले घटना घट जाती है फिर पूरी मूवी दिख जाती है और लास्ट में जो है बात दोबारा रिलेट की जाती है उस घटना से, तो ठीक वैसी कहानी थी ये। पहले पहल इस प्रकार की कहानी भी किसने लिखी थी, ये भी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने लिखा था, जिसको हम फ्लैशबैक कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, ये मोस्ट है ये बात भी। नेक्स्ट है यहाँ पर चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार रहे हैं, तो ये तो बहुत सिंपल प्रश्न हो गया आपको, जो कि मैं पहले भी आपको कहा था कि चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जो रहे हैं ये प्रेमचंद पूर्व युगीन लेखकों में ही गिने जाते हैं। भले ही इन्होंने 1915 में कहानी लिखी, अपनी अंतिम कहानी जो श्रेष्ठ कहानी रही है, जो कि प्रेमचंद युग आ गया था, लेकिन फिर भी इसको हम प्रारंभिक कहानीकारों में ही शामिल करते हैं, प्रेमचंद पूर्व युगीन कहानीकार, ठीक है। तो ये याद रख लेना, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद ने कुल कितने कहानी संग्रहों की रचना की है। तो प्रसाद भी महत्वपूर्ण नाम है, प्रेमचंद के बाद दूसरा श्रेष्ठ नाम जो है जयशंकर प्रसाद का है। तो प्रसाद ने कुल 5 कहानी संग्रहों की रचना की है, जिसमें से छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है ना। तो ये याद रखना है आपको, चारों पांचों के पांचों, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। लगभग मतलब 100 से तो अधिक के आसपास ही कहानियां हैं इनकी, ज्यादा नहीं है उनकी, है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। ओके, जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह कौन है, छाया, ये 1911 के आसपास आया था, देखना। ये न सिर्फ इनका पहला कहानी संग्रह था, बल्कि ये हिंदी साहित्य जगत का भी प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है। ये बात याद रख लेनी है कि अगर हिंदी साहित्य में देखें कि पहले पहल जो है वो कहानी संग्रह किसका आया, तो जयशंकर प्रसाद का ही था, है ना। संग्रह का मतलब होता है जैसे मान लीजिए 10-15 कहानियां लिखी, उसके बाद उनकी एक बुक बना के तैयार कर दी, है ना। तो ये पहले पहल छाया के नाम से आया कहानी संग्रह, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, याद रख लेना है ये, ठीक है। इसके अलावा प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है, और आखिरी है इसमें इंद्रजाल, उसको याद रखिए। ये हो गए इसके 4 पांचों के पांचों जो हैं वो कहानी संग्रह है, इनको
याद रखना है आपको। ठीक हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर पत्नी कहानी के लेखक कौन है? तो पत्नी कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र। अब जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध कहानियां, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, देखिए आपके पास जो मैंने पीडीएफ थी, या फिर अगर आपने हिंदी भाषा एवं साहित्य का जो वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक खरीदी है ना, उसमें जो कहानी वाला पोर्शन है उसके एंड में देखा होगा आपने कि वहां पर लिखा हुआ है, 2 पेज ऐसे हैं जहां पर लिखा है चर्चित कहानियां। तो जो चर्चित कहानियों वाला पोर्शन है ना, उस चर्चित कहानियों वाले पोर्शन को आपको जरूर देखना है, बाकी चीजें आप भले ही अगर कहानी से नहीं देख रहे हो तो। क्यों? क्योंकि अक्सर आपको वहां से प्रश्न आ जाता है, 1-2 प्रश्न जो चर्चित कहानियां रही हैं वहां से। ठीक है, तो इसलिए उस पेज को अच्छे से पढ़ लेना आपने, ये काम करना ही करना है आपको, इसके बाद भी कीजिएगा इसको भी, है ना। चर्चित कहानियों वाले पोर्शन को एक बार जरूर देखना है। फिर यहाँ पर यशपाल, इसकी भी फेमस कुछ कृतियां रही हैं, इलाचंद्र जोशी हो गया, अज्ञेय हो गया, यानी कि आपको इन कहानीकारों की कहानियों को पढ़ने का यहाँ पर एक संकेत है। ठीक है, वैसे यहाँ पर यशपाल की कहानी कौन सी है इनमें से? तो आहुति तो थी इलाचंद्र जोशी की, पर्दा यशपाल की, बिल्कुल सही है। परिंदे निर्मल वर्मा की, पिंजरा जो है यहाँ पर आपका जो आई थिंक पांडे बेचन शर्मा उग्र या विष्णु प्रभाकर, उनमें से एक ही है, और इसको देखना है आपको, है ना, ये इसकी कहानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर विपथगा, शरणार्थी और जयदोल, ये किसके कहानी संग्रह रहे हैं? ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण कहानी संग्रह देखना, ये है यहाँ पर नाम ही नहीं है, ये अज्ञेय के हैं। तो मैंने पहले भी कहा है आपको कि अज्ञेय एक ऐसे रचनाकार हैं जो आपको याद रखने ही हैं, चाहे वो कहानी है, चाहे वो उपन्यास है, चाहे फिर आपका वो निबंध है, या फिर यात्रा वृतांत है, कविता है, वहां से आपको अज्ञेय का प्रश्न बनता ही बनता है, इसलिए इसको पढ़ना है आपको अच्छे से, है ना। इसने देखिए नाटक, इसने उत्तर प्रियदर्शी जो लिखा था वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो इसका काव्य नाटक है, इसको भी याद रखें, है ना। तो ये महत्वपूर्ण नाम है, बाकियों के नाम भी मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं कि कौन कौन से इसमें रहे हैं। ठीक है, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक। अब एक पेज वहां पर और है, जितने भी ये कहानी आंदोलन रहे हैं समकालीन हिंदी कहानियों में आते हैं ये सारे के सारे आंदोलन, उनको पढ़ना है। ठीक है, जैसे राकेश वत्स हैं, इन्होंने सक्रिय कहानी आंदोलन चलाया था। ठीक है, जैसे गंगा प्रसाद विमल है, इन्होंने अकहानी आंदोलन चलाया था। ठीक है, जैसे महीप सिंह है, इन्होंने सचेतन कहानी आंदोलन चलाया था। ठीक है, और कमलेश्वर, कमलेश्वर तो खैर इसमें नहीं आएंगे, ये आपके समांतर कहानी में आएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा 3 नाम और हैं जिन्होंने अपना एक जो और आंदोलन चलाया था, नई कहानी आंदोलन पहले पहल, तो वो आपने देखना है, जिसमें राजेंद्र कुमार भी थे। ठीक है, और मोहन राकेश, 2-3 नाम है उसमें, है ना, उनको देखिएगा कि वो कौन कौन से उसमें आते हैं, है ना। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है, देखिएगा इसको एक बार जरूर, जो भी आपकी कहानी आंदोलन के लेखक रहे हैं उनसे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। समकालीन कहानीकारों में शामिल कौन सा है, कौन सा नहीं है, यहाँ पर ये बोला गया है। तो यहाँ पर भीष्म साहनी, मुक्तिबोध और अमरकांत, ये तीनों ही जो है समकालीन कहानीकारों की श्रेणी में आते हैं। अब बात ये आती है कि समकालीन लेखक जो है वो कब से माने जाते हैं। तो देखिए हिंदी साहित्य में अगर आप बात करें खासकर कहानियों में, तो मतलब 1960 के बाद के ही अधिकतर जो लेखक रहे हैं उनको ही समकालीन कहानीकार की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। भीष्म साहनी की कहानी कौन सी है? तो इसमें से अमृतसर आ गया है जो कहानी है, ये है भीष्म साहनी की, जो कि आपका जो भारत विभाजन रहा है उसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये कहानी रही है। ठीक है, तो ये भी आपके काम की हो सकती है, भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया है ना। इसके अलावा इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है चीफ की दावत, वो भी जरूरी कहानी है, लेकिन दोनों कहानियों की पृष्ठभूमियां थोड़ी सी अलग है, पर अभी आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है। जिंदगी और जोंक की है अमरकांत की कहानी, और अमरकांत की एक कहानी से संबंधित प्रश्न हमेशा आता है, वो है दोपहर का भोजन। इस कहानी को जरूर पढ़ना, ये पढ़ने का मतलब है कि याद रखना कि ये किसकी है, ये है आपका जो अमरकांत रहे हैं उनकी कहानी। कहानीकारों में अमरकांत का नाम आपको जरूर याद रखना है, वहां से भी प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, फिर अपना अपना भाग्य, ये तो जैनेन्द्र की कहानी है। कोसी का गठवार, शेखर जोशी। अब देखिए शेखर जोशी की भी 2-3 कहानियां बड़ी महत्वपूर्ण है, एक है कोसी का गठवार, एक है बदबू, एक है दाज्यू, दाज्यू और बदबू, ये भी याद रख लेना। शेखर जोशी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ये कोसी का गठवार के रचयिता, समकालीन कहानीकारों में एक और बड़ा नाम। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर पहला पाठ शोभा यात्रा, कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो ये है भीष्म साहनी। ठीक है, डायन, ये भी इसका रहा, निशाचर,
ये इसके रहे हैं कुछ अन्य कहानी संग्रह, उनको भी याद रखिएगा। कमलेश्वर के कहानी संग्रहों को भी पढ़ना है, निर्मल वर्मा को भी पढ़ना पड़ेगा, इसके भी कहानी संग्रह बड़े महत्वपूर्ण है, जिनमें से सबसे श्रेष्ठ है इसका परिंदे, ठीक है, जिससे नई कहानी आंदोलन की शुरुआत जो है वो मानी जाती है सही मायने में, है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखें, और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रख लेना है कि कौवे और काला पानी भी रहा इसकी एक रचना, जिस पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो निर्मल वर्मा भी बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, इसकी प्रसिद्ध जो कहानी रही है वो परिंदे ही रही है, जो कि एक लंबी कहानी आती है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। फिर शेखर जोशी तो मैंने खैर आपको बता दिया, इसको पढ़िएगा। फिर यहाँ पर है सही मिलान करने को बोला गया, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की कहानी है, बिल्कुल सही बात है, ये भी लंबी कहानी की श्रेणी में आती है। कौवे और काला पानी निर्मल वर्मा, ये मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। तीसरी कसम, ये फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है, बिल्कुल सही है, यानी कि ये सारे ही जो है वो क्या है, सही हैं। तीसरी कसम को मारे गए गुलफाम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि मारे गए गुलफाम के नाम से किस कहानी को जाना जाता है, या किस कहानी का अन्य नाम जो है मारे गए गुलफाम है। इस पर मूवी भी बनी थी, देखना, तीसरी कसम, ये याद रखिएगा। राज कपूर और वाहिदा रहमान उसमें हीरो हीरोइन रहे, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर अपना रास्ता लो बाबा कहानी की रचनाकार कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कहानी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर इस कहानी से प्रश्न पूछा जाता है। और ये जो बाबा है, इनका रियल नाम क्या है कहानी में, वो है गजाधर बाबू, जो कि सरकारी नौकरी करते थे रेलवे में, है ना। वहां से वो रिटायर होके जो है घर आ रहे हैं, तो घर में उनके साथ किस तरीके का बिहेव जो है उसके अपने बच्चे, अपनी बहू, अपनी पत्नी इत्यादि करते हैं, और जिससे तंग आकर वो जो है वृद्धावस्था में, यानी कि रिटायर होने के बाद भी जो है वो नौकरी करने के लिए मजबूर होता है, वो अपने ही घर में जो है अपने लिए जगह नहीं पाता, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आप अच्छे से याद रखें। इसमें अपना रास्ता लो बाबा, ये है काशीनाथ सिंह की कमर कहानी, बहुत ही खूबसूरत कहानी है ये, कभी आपको जीवन में टाइम लगे तो इसको पढ़ना जरूर। वैसे तो आपने कॉलेज में पढ़ी होगी ये कहानी, कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल है ये, ठीक है, तो इसको देखिएगा, है ना। शेखर जोशी की कहानी मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी है। उदय प्रकाश की कहानियां महत्वपूर्ण कहानियां हैं, इसमें 56 तोले का करधन, इसकी भी एक प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। तो पाल गोमरा का स्कूटर है, ऐसी इसकी कुछ और कहानियां, ये पीली छतरी वाली लड़की है ना। मोहन राकेश, इसकी भी कहानी रही है, जो श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है, वो है मलबे का मालिक, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, जो कि विभाजन की त्रासदी पर ही लिखी गई कहानी है। इस पर मूवी बनी थी, हिना मूवी, ये भी याद रख लेना। हिना मूवी आप लोगों ने देखी होगी, लड़कियों ने तो बहुतों ने देखी है, जिनकी फेवरेट है वो, है ना, तो उसको भी आप लोग देखना। और एक पेज आता है आपके पास पांडे वाली बुक में, जहां पर ये दिया हुआ है कि किस कहानी, किस उपन्यास और जो है कोई मूवी अगर बनी है तो वो देखना। वैसे तो अभी नहीं आएगा आपको वहां से प्रश्न, लेकिन ऐसे अपने इंटरेस्ट के लिए उसको आप देख सकते हैं। आगे बोला गया है कि मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानी, ये मैंने अभी आपको बता दी, ये मलबे का मालिक की है, ठीक है। फूलों का कुर्ता यशपाल की प्रसिद्ध कहानी है। लाल पान की बेगम, ये फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी रही है। एक चीज और ध्यान रख लेना है कि फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों में आपको क्या चीज देखने को मिलती है, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी में हमें जो ग्रामीण अंचल है उसका चित्रण स्पष्ट दिखाई देता है, ग्रामांचल, ठीक है। इसीलिए फणीश्वरनाथ रेणु कैसे कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में देखते हैं हम उसको, आंचलिक कथाकार के रूप में हम उसको पाते हैं, जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के, अंचल विशेष को जो है चित्रित किया जाता है ना। नेक्स्ट यहाँ पर पीली छतरी वाली लड़की के लेखक कौन है, तो ये है आपके उदय प्रकाश। उदय प्रकाश भी समकालीन लेखकों में बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, इसलिए इसको याद रखना, ठीक है। याद रखिएगा, उदय प्रकाश की कहानी संग्रह है, आपको पढ़ने हैं। इनकी मुख्य कहानी 56 तोले का करधन, जो कि मैंने आपको बता दिया, जिससे प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। नरेंद्र कोहली उतना जरूरी नाम है नहीं। अब्दुल बिस्मिल्लाह मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, देखना, रैन बसेरा है, अतिथि देवो भव है। ये प्रश्न इसके एलटी कमीशन में भी पूछे गए हैं कि इनके किसके ये कहानी संग्रह रहे हैं, उनको देखिएगा, ठीक है। महीप सिंह भी वैसे उतना जरूरी नाम तो है नहीं, पर पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका जो कहानी आंदोलन चला, सचेतन कहानी आंदोलन, वो जरूर याद रखना है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में वो भी, ठीक है, तो इसको देखना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉमरेड का कोट कॉमरेड का कोट किसके लेकर है, ये थोड़ा सा प्रश्न गलत हो गया यहाँ पर था कि कॉमरेड का कोड किस विद्वान ने लिखी, या किस लेखक की रचना है, या फिर किस नहीं आना था यहाँ पर सिंपल सा ऐसा आना है कि कॉमरेड का कोड के लेखक हैं, है ना। ये याद रख लेना है, आपका सृंजय, ये इनकी एक कृति रही है, इनका एक जो कहानी है ये, है ना।
कॉमरेड का कोट, इसको याद रखिए। रास्ता इधर से है, ये रचना है रघुवीर सहाय की, इसको भी कई बार प्रश्न में पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ना होगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर अमरकांत और उदय प्रकाश तो मैंने पहले ही बता दिया कि इनको तो आपको देखना है एक बारी, इनकी कहानियां और कहानी संग्रह कौन कौन रहे हैं, वहां से प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है, तो वो देखिएगा जरूर, है ना। अगला प्रश्न है, यही सच है कि लेखिका कौन है, तो ये है आपकी मन्नू भंडारी। कृष्ण सोबती की बादलों के घेरे बड़ी महत्वपूर्ण रचना रही है, और इसके साथ साथ कृष्ण सोबती से आपको याद रख लेना है कि इनकी एक मुख्य रचना जो रही है वो है आपका सिक्का बदल गया। बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, उसको जरूर याद रखें, आपकी सिक्का बदल गया इसकी रचना रही है कृष्ण सोबती की, है ना। उषा प्रियंवदा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये ही महिला लेखिकाएं हैं जिनको आपको पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका, तो ये कृष्ण सोबती हो जाएंगी, ममता कालिया हो गया, और मैत्री पुष्पा, सुधा अरोड़ा, इनको भी आपको देखना है। कहने का अभिप्राय मेरा ये है, ठीक है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जिनको देखना है। महिला लेखिकाएं भी उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण वैसे इसमें नहीं है, पर जो जो नाम यहाँ पर आए हैं ऑप्शंस में, उनको एक बार आप जरूर देखें कि इनके कहानी संग्रह कौन कौन रहे हैं, हो सकता है उनसे आपको प्रश्न बने, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर कौन सा वाला पोर्शन, जो आपका कहानी वाला पोर्शन है वो समाप्त। अब पिछले कल क्लास नहीं हो पाई, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क मेरा जो है आजकल थोड़ा सा स्टेबल नहीं है ना। पर आप इसको देखिएगा एक बार, चलो यहाँ से प्रश्न बनेगा, आप देखना 50% आपका जो है ये जो गद्य विधाएं हैं इनसे प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, और इसलिए बिल्कुल बेसिक बेसिक रचनाकारों को ही पढ़ के जाइए अभी फिलहाल, है ना। सबको पढ़ने की जरूरत नहीं तो आप उसमें उलझ जाएंगे, हिंदी उपन्यास आपके खत्म ही नहीं होंगे अगर आप एक एक को देखने लगेंगे तो, और ना ही वो पूछेगा आपको, है ना। 5 प्रश्न यहाँ से आएंगे, 5-7 प्रश्न नाटक से आएंगे, ठीक है, 5-7 प्रश्न जो है आपको उपन्यास से आ जाएंगे, ठीक है, और 5 प्रश्न आपको गद्य की अन्य विधाएं हो जाएंगी, 5 प्रश्न आपको निबंध से, 5 आलोचना से, है ना। ऐसे ऐसे करके प्रश्न बनेंगे आपके, तो उनको थोड़ा सा देखना है। बाकी जो आपका काव्य शास्त्र है उसको अच्छे से पढ़िए, किस रस में कौन सा स्थायी भाव आता है, कौन सी दूसरी चीज आती है, उसको थोड़ा सा अच्छे से देखना है, ठीक है, वहां से प्रश्न बनता है आपको देखना। और इसके अलावा आपके पास आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये चारों काल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ना। छायावाद में कौन सा आता है, प्रगतिवाद में कौन आता है, द्वितीय युग में कौन सा आता है, ठीक है, तारसप्तक में कौन सा है, कौन सा कृष्ण कवि है, कौन सा आपका दूसरा राम कवि है, वैसे पढ़िए। संत कौन है, सूफी कौन है, उनको पढ़िएगा, मतलब इजीली आपको जो है इसी पोर्शन से ही होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर आंसर की इसकी रखी थी, तो एक बार आप इसको देखिएगा जरूर कि कौन कौन से आपके सही हैं, कौन से गलत हैं।